बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक, डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि सब के सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से डोमेन में क्लासिफाई किया गया। और ये जो टॉपिक है ये आप लोगों की बुक में एक न्यू टॉपिक है, आपकी प्रीवियस बुक में ये टॉपिक नहीं था। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और इस दफ़ा इसके लॉन्ग में आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है और न्यू टॉपिक भी है। और इस टॉपिक में यही डिस्कस किया जाएगा कि डोमेन जो कि हमारे पास सारे के सारे टेक्सोनोमिक रैंक्स में सबसे बड़ा रैंक है, क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा रैंक है, जिसमें सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन्स में क्लासिफाई कर दिया जाता है। डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन यूकेरिया। यहाँ पे मैंने इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सबके आपके लिए लिखे हैं। अगर इन्हीं को आप एज इट इज़ अपने रजिस्टर पे या बुक पे कहीं पे नोट डाउन कर लेते हैं और इन्हीं पॉइंट्स को याद रख लेते हैं सिर्फ, और पेपर में जिस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है वो मैं अभी आपको बुक पे बताऊंगी कि आपने इस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो अगर आप सिर्फ हेडिंग देके इन्हीं पॉइंट्स को आप सेंटेंस के फॉर्म में लिख देते हैं तो भी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो है वो 3 डोमेन्स है, सबके सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ 3 डोमेन्स में क्लासिफाई किया गया है। एक है डोमेन आर्किया, एक है डोमेन बैक्टीरिया और एक है डोमेन यूकेरिया। डोमेन आर्किया में भी प्रोकैरियोट्स हैं और डोमेन बैक्टीरिया में भी प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया जो है वो एक दूसरे से अपने सेल की कॉम्पोजिशन और उसकी बायोकेमिस्ट्री में क्या है, डिफरेंट है। और ये जो डोमेन में क्लासिफिकेशन की गई थी ना, ये आपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है कि जो डोमेन्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया था वो बेसिकली जो आर्किया और बैक्टीरिया में जो डिफरेंसेस है ना, उनको उन डिफरेंसेस को हाईलाइट करने के लिए किया गया था। और बाकी जो सारे यूकैरियोट्स थे उनके सिर्फ एक डोमेन में रखा गया, डोमेन यूकैरिया में। लेकिन जो डोमेन आर्किया है और डोमेन बैक्टीरिया है, जो कि दोनों के दोनों प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंसेस हैं। दोनों अपनी सेल्स की बायोकेमिस्ट्री और सेल की जो कॉम्पोजिशन है उसकी बेस पे एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। तो इनके डिफरेंस को ही दिखाने के लिए और इनके डिफरेंस की बेस पर ही ये 3 डोमेन्स बनाई गई हैं, जिसमें जो आर्किया टाइप बैक्टीरिया थे उनको एक डोमेन में रखा गया और जो दूसरे बैक्टीरिया थे, जो ट्रू बैक्टीरिया थे, उनको दूसरी डोमेन में रखा गया। और सब के सब यूकैरियोट्स को एक ही डोमेन में रखा गया। और ये जो आर्किया है ना, ये एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, यानी कि ये एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में रहते हैं, सॉल्ट वाटर, ऐसे हॉट वाटर या बहुत ज़्यादा कोल्ड वाटर या सॉल्ट वाटर में रहते हैं ज़्यादातर। तो इनकी सेल के अंदर कुछ ऐसी कॉम्पोजिशन होती है जो इनको ऐसे इन्वायरमेंट में, यानी कि जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट होती है उसमें रहने में हेल्प करती हैं। तो उनकी सेल वॉल में और डिफरेंट जो है वो चीज़ों में जो है वो ऐसी कॉम्पोजिशन होती है जिसकी वजह से वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में रह पाते हैं। ये भी हम बुक से इसको रीड करेंगे और इसको फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है और ये एक्सट्रीमोफाइल्स किस तरह से हैं और किस तरह से फिर ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में जो है वो रेजिस्टेंट रह पाते हैं। इनके सेल के अंदर ऐसे क्या चेंजेस होते हैं और फिर डोमेन यूकैरिया में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ये सारी चीज़ें हम अभी अपनी बुक से रीड करते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से डोमेन्स में क्लासिफाई किया गया। हमने अपने लेक्चर में पिछले में डिस्कस किया था कि डोमेन क्या है। डोमेन जो है वो किंगडम से भी ऊपर है, यानी सबसे ऊपर वाला, किंगडम से भी ऊपर रैंक किसका है, डोमेन का है। सबसे ऊपर वाला रैंक किसका है, डोमेन का है। और सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कितनी डोमेन्स में क्लासिफाई कर दिया गया है, 3 डोमेन्स में क्लासिफाई कर दिया गया है। तो डोमेन जो है वो सबसे बड़ा ग्रुप है, इस तरह से जैसे पूरी दुनिया को 3 बड़े घरों में डिवाइड कर दिया जाए, इस तरह। और जैसे मैंने आपको एक और एग्जांपल पहले भी दी है, कंट्री, प्रोविंस, और वो जब मैंने टेक्सोनोमिक रैंक्स आपको पढ़ाए थे, तो इस तरह से जैसे एक कंट्री है, कंट्री के अंदर बहुत से प्रोविंसेस होते हैं, प्रोविंसेस के अंदर बहुत से एरियाज, एरियाज के अंदर बहुत सी सिटीज, इस तरह से सिटीज, सॉरी, प्रोविंसेस के अंदर बहुत सी सिटीज, सिटीज के अंदर बहुत से एरियाज होते हैं, एरियाज के अंदर स्ट्रीट्स होती हैं, गलियां, स्ट्रीट्स के अंदर हाउसेज होते हैं, हाउस नंबर्स होते हैं। तो ये टेक्सोनोमिक सिस्टम भी हमारे पास इसी तरह से था। तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज थी जैसे कि कंट्री थी, जिसके अंदर ये सब कुछ है। तो इसी तरह से डोमेन भी सबसे बड़ा रैंक है जिसके अंदर बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया गया है।
तो सब ऑर्गेनिजम्स को कितने डोमेन्स में क्लासिफाई कर दिया गया है, 3 डोमेन्स में। और डोमेन सिस्टम जो था वो बनाया क्यों गया था? वो बेसिकली जो है डोमेन सिस्टम वो बनाया गया था बैक्टीरियाज के लिए। मतलब जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स ना, जिनमें हमारे पास आर्चिया भी थे, बैक्टीरिया भी थे, उनके डिफरेंस को क्लियर करने के लिए जो है ये डोमेन सिस्टम बनाया गया था। क्योंकि जो आर्चिया और बैक्टीरिया थे वो आपस में एक दूसरे से उनकी सेल की कॉम्पोजिशन और बायोकेमिस्ट्री की बेस पर क्या कर रहे थे, डिफरेंस कर रहे थे। ये भी जब आप आगे इसको पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि इनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस थे। तो उस डिफरेंस को क्लियर करने के लिए 3 डोमेन्स बना दी गई थी। एक डोमेन में आर्चिया रखे गए थे, एक डोमेन में बैक्टीरिया रखे गए थे। ये दोनों क्या है, प्रोकैरियोट्स है ना। दोनों प्रोकैरियोट्स के लिए अलग डोमेन बना दी गई थी, एक के लिए आर्चिया, एक के लिए बैक्टीरिया डोमेन बता दी गई थी। और बाकी जो सारे यूकेरियोट्स थे उनके लिए तीसरी डोमेन आ गई थी यूकेरियोट्स के लिए, जो कि क्या थी, डोमेन यूकैरिया। अच्छा, अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके पेपर में आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में, क्योंकि ये एक न्यू टॉपिक है आपका और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये पूरा एक लॉन्ग आ सकता है अटेम्प्ट करने के लिए। तो जब आप लोगों ने लॉन्ग अटेम्प्ट करना ना, मैं पीछे आप लोगों को साथ साथ बताती जाती हूँ कि आपने पेपर में उस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो आपने जब ये लॉन्ग अटेम्प्ट करना है तो आपने पहले ऊपर डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेडिंग देनी है। फिर आपने नीचे ये लिखना है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 डोमेन्स। और फिर उसके बाद आपने इस तरह से 1 2 3 लिख के तीनों डोमेन्स के नाम इस तरह पेज के ना सेंटर में आपने लिख देने हैं। लिखने के बाद फिर आपने एक एक नाम की हेडिंग देते जाना, डोमेन आर्चिया, फिर पॉइंट्स के फॉर्म में आपने आर्चिया के सारे पॉइंट्स लिखने हैं। फिर आपने हेडिंग देनी है डोमेन बैक्टीरिया, फिर बैक्टीरिया के भी पॉइंट्स के फॉर्म में आपने सारे लिखने हैं, और डोमेन यूकैरिया के भी आपने पॉइंट्स के फॉर्म में लिखने हैं। और अगर किसी को ये सारे पॉइंट्स याद करने में मुश्किल हो रही है तो अभी जैसे मैंने व्हाइट बोर्ड पे शॉर्ट करके पॉइंट्स आप लोगों को करवाए थे, वो आप अपने पास नोट डाउन कर लें, या तो बुक पे स्टिकी नोट पे या फिर अपने किसी रजिस्टर पे। तो आप बस वही पॉइंट्स अपने माइंड में रख लेंगे ना, जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखवाया, और उनको बस एक सेंटेंस के फॉर्म में आप पेपर में लिख देंगे, तो अभी आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डोमेन आर्चिया को। आर्चिया जो थे ना वो भी प्रोकैरियोट्स ही थे, बैक्टीरियाज की तरह ही प्रोकैरियोट्स ही हैं। जैसे बैक्टीरिया यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं, आर्चिया भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं। लेकिन ये अपनी सेल वॉल में और बायोकेमिस्ट्री में बैक्टीरिया से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, ये सबसे प्रिमिटिव पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं। प्री जैसे वर्ड होता है ना, प्री कहते हैं पुरानी चीज को, तो पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं ये अर्थ पर। और ये क्या है, ये प्रोकैरियोट्स हैं। एक पॉइंट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्चिया क्या है, ये प्रोकैरियोट्स हैं। लेकिन इनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता। इनकी सेल वॉल में क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं। अब बात यह है कि पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है, पॉलीपेप्टाइड्स क्या है। जो पेप्टिडोग्लाइकेन, अच्छा सेल वॉल आपको मैं पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि सेल वॉल क्या होती है। कि ये जो सेल होते हैं ना हमारे, जिसके अंदर सारी न्यूक्लियस है, ऑर्गेनेलीज है, उनके बाहर एक ना लेयर होती है जो इस पूरे सेल को प्रोटेक्ट कर रही होती है, जो सब सेल्स में, एनिमल्स में भी है, प्लांट्स में भी है। उसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन जो प्लांट्स है ना, या जो कुछ बैक्टीरियाज वगैरह है, उनके बाहर एक और जो है वो कवरिंग है, जो कि ह्यूमंस में या एनिमल्स में नहीं है। वो सिर्फ प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियाज वगैरह में होती है, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सेल वॉल, जो कि इनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और इनको सपोर्ट करती है। तो इनकी जो सेल वॉल है ना, वो उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता, बल्कि पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स होते हैं। अब पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन जो है ना वो एक ऐसा कंपाउंड है जो कि शुगर और अमाइनो एसिड से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, शुगर एंड अमाइनो एसिड से मिलकर बना है। तो जो प्लांट्स होते हैं या जो दूसरे प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, उनकी सेल वॉल में क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन होता है। अच्छा, अब अमाइनो एसिड्स क्या है, अमाइनो एसिड्स है प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स। हमारी बॉडी में जैसे सेल है ना, सेल मिलके हमारी बॉडी बनाते हैं, इसी तरह से अमाइनो एसिड्स मिलते जाते हैं, काफी सारे अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, तो क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। लेकिन जो है ना ये प्रोकैरियोट्स डोमेन आर्चिया के, इनकी सेल वॉल में क्या है, पॉलीपेप्टाइड्स हैं। पॉलीपेप्टाइड्स होता है प्रोटीन्स के जो लंबी लंबी सी चेन्स होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स। यानी कि प्रोटीन्स आपस में यूं मिलते जाएंगे, चेन बनाते जाएंगे, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। तो अब देखें ना, ये जो थी पेप्टिडोग्लाइकेन से मिल बनी थी। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है, अमाइनो एसिड, यानी कि प्रोटीन्स के छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे मिलकर प्रोटीन बने। लेकिन पॉलीपेप्टाइड क्या है, प्रोटीन है, यानी कि इसका जो बड़ा मॉलिक्यूल, इससे मिलकर जो प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन्स मिलकर पॉलीपेप्टाइड्स बनाएंगे। पहले अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन्स बनाएंगे, प्रोटीन्स मिलकर
मिलकर क्या बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड्स। तो पॉलीपेप्टाइड्स पेप्टिडोग्लाइकेन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन से मिलकर इनकी सेल वॉल बनती है, इसी वजह से इनकी सेल वॉल जो है वो बहुत ज्यादा टफ होती है, एक्स्ट्रा टफ होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। और ये जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स होते हैं ना, बहुत शदीद, जैसे बहुत शदीद गर्म इन्वायरमेंट है या बहुत ज्यादा ठंडा इन्वायरमेंट है या सॉल्टी है, इस तरह के इन्वायरमेंट्स में इनको सर्वाइव करने में हेल्प देती है। तो हमने अभी यही देखा ना कि डोमेन आर्चिया जो है वो अपनी बायोकेमिस्ट्री में और सेल की कॉम्पोजिशन में डिफरेंट होते हैं। तो अब हम वो डिफरेंसेस आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते जाएंगे। तो पहले हमने बात ये पढ़ ली कि इनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन के बजाय पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनी है। अब दूसरी बात यह है कि इनका जो राइबोसोमल आरएनए है वो यूकैरियोट से ज्यादा रिजेंबल करता है एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया। अब इस बात का क्या मतलब है, सबसे पहले हम देखते हैं राइबोसोम होता क्या है। हमारे अभी हमने देखा ना, हमारी बॉडी में जो सेल है, सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं काफी सारी। तो राइबोसोम जो है वो सेल की एक ऑर्गेनेली है। यहाँ पे अभी आप सेल वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप लोग देखेंगे, ये देखें, ये जो हमारा सेल है ना, सेल के अंदर ये जो छोटे छोटे ये डॉट्स की फॉर्म में आपको नजर आ रहे हैं ना पड़ी हुई ऑर्गेनेलीज, ये क्या है, ये राइबोसोम्स हैं। तो राइबोसोम्स के अंदर आरएनए और प्रोटीन्स होते हैं, और जो आरएनए राइबोसोम के अंदर होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। अब आरएनए क्या चीज है, आरएनए कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड को। जैसे डीएनए कहते हैं ना डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड को, तो आरएनए जो होता है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डी का मतलब क्या होता है, कमी। डीएनए में एक ऑक्सीजन की होती है कमी, लेकिन आरएनए में एक ऑक्सीजन क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। उसके अलावा जो डीएनए है वो इस तरह से डबल हेलिक्स की फॉर्म में बना होता है ना, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, लेकिन आरएनए का सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, एक ही हेलिक्स होता है इसका। और डीएनए में मैंने आपको बताया था कि हेरिडिटरी जो सारी इंफॉर्मेशन होती है, जो पेरेंट्स से बच्चों में जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होती है जीन्स के थ्रू, वो सब किस में होती है, डीएनए में होती है। सारी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, डीएनए के पास होती है। आरएनए क्या है, वो एक वर्कर है जो डीएनए की इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करता है, मतलब कि डीएनए जो चीज इंफॉर्म करता है, आरएनए उसके ऊपर क्या करता है, काम करते हैं। तो आरएनए एक वर्कर हो गया। अब राइबोसोम भी आपको पता चल गया ऑर्गेनेली है, और आरएनए जो है वो राइबोसोम के अंदर जो आरएनए प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए। उसके अलावा कुछ आरएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर ये जो पूरा फ्लूइड होता है ना जेली लाइक, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, कुछ इसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। अब जो राइबोसोमल आरएनए होता है ना, वो यूकैरियोट से ज्यादा रिजेंबल करता है एज कम्पेयर टू द बैक्टीरिया। यानी कि जो डोमेन आर्चिया के जो भी है हमारे पास ऑर्गेनिजम्स, उनके सेल्स के अंदर जो राइबोसोम्स है, और राइबोसोम्स के अंदर जो आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए, वो जो है ना उसके अंदर जो जेनेटिक कोड है, उसका जो सीक्वेंस है, वो किससे ज्यादा रिजेंबल करते हैं, यूकैरियोट से। यानी कि जो न्यूक्लियस वाले और ट्रू न्यूक्लियस वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमंस, प्लांट्स वगैरह, उनके राइबोसोमल आरएनए से ज्यादा रिजेंबल करते हैं, ज्यादा मिलता जुलता है बैक्टीरिया के बजाय। उसके बाद तीसरा बात हमें क्या बताई हुई है, सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स यूनिक लिपिड्स। इनके सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, यूनिक लिपिड्स होते हैं। अब इस यूनिक लिपिड्स का क्या मतलब है, जो इनके सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। नॉर्मल जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जो नॉर्मल यूकैरियोट्स होते हैं, उनकी सेल मेम्ब्रेन भी फैटी एसिड से मिलकर बनी होती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना हमारी, ये जो मैंने आपको बताया है, सेल के बाहर वाले जो लेयर जो सबके अंदर है, जो ह्यूमंस में भी है, जो प्लांट्स में भी है, जो सब में लाजमी है सेल के बाहर वाली लेयर, सेल मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं। सेल वॉल जो है वो तो सिर्फ प्लांट्स में है और बैक्टीरिया वगैरह में है ना। अच्छा, अब जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो उसके अंदर ना लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स से मिलकर बनती है। और भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन लिपिड्स भी उसके अंदर जो वो एक मेन मॉलिक्यूल होते हैं। अब जो डोमेन आर्चिया के ऑर्गेनिजम्स है ना, आर्चिया बैक्टीरिया, उनके सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स होते हैं वो बहुत यूनिक होते हैं। अब वो यूनिक कैसे होते हैं कि जो नॉर्मल बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स है ना, उनकी सेल मेम्ब्रेन के जो फैटी एसिड्स होते हैं ना, उनके दरमियान होता है ईस्टर लिंकेज। कौन सा लिंकेज होता है नॉर्मल बैक्टीरियाज में, ईस्टर लिंकेज। ये आप लोग ना केमिस्ट्री में ये लिंकेजेस पढ़ते हो। अभी मैं आपको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी कि इस लिंकेज में क्या है क्या नहीं, क्योंकि वो आपके लिए बहुत एक्स्ट्रा बात हो जाएगी, वो भी आपको समझने की इतनी जरूरत नहीं है, आप लोग केमिस्ट्री में वो पढ़ लोगे। अच्छा, ईस्टर लिंकेज होते हैं, बस एक अल्कोहल और एसिड के ग्रुप का एक लिंक बनता है जिसको कहते हैं ईस्टर लिंकेज। लेकिन जो ये है ना आर्चिया बैक्टीरिया, इनके सेल मेम्ब्रेन के जो लिपिड्स हैं उनके दरमियान होता है ईथर लिंकेज। कौन सा लिंकेज होता है, ईथर। ईथर लिंकेज होता है दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बनता है, और जो ईथर लिंकेज होता है ना, वो ईस्टर लिंकेज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ज्यादा जो है वो हीट वगैरह को रेजिस्ट कर सकता है, उससे बचने की ज्यादा ताकत रखते हैं। इसी वजह से तो ये जो आर्चिया बैक्टीरिया हैं, ये एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में सरवाइव कर पाते हैं, रह पाते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो इनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि उनके अंदर कौन सा लिंकेज होता है, किस लिंक से वो आपस में जुड़े होते हैं,
ईथर लिंकेज से जुड़े होते हैं। तो इस वजह से वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में जो शदीद किस्म की इन्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि बहुत गर्म हॉट वाटर स्प्रिंग्स, जो ऐसे तालाब होते हैं या ऐसे चश्मे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा गर्म पानी होता है, या फिर ऐसी झीलें जो बहुत ज़्यादा नमकीन होती हैं, सॉल्टी लेक्स होती हैं, या फिर ऐसी इन्वायरमेंट जो बहुत एसिडिक होती है। एसिडिक इन्वायरमेंट कौन सी होती है? जिसमें जो है वो पीएच 7 से क्या होती है, कम। एसिडिक इन्वायरमेंट की पीएच क्या होती है, 7 से कम, और इसमें हाइड्रोजन आयंस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। या फिर जिसकी पीएच जो है वो अल्कलाइन होगी, यानी 7 से क्या होगी, ज़्यादा होगी, और हाइड्रोक्सिल आयंस, ओएच नेगेटिव आयंस जो है वो इसमें क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ऐसे जो पीएच वाली इन्वायरमेंट्स होते हैं, यानी कि एसिडिक या अल्कलाइन, इनके अंदर भी ये क्या कर लेते हैं, ये सर्वाइव कर लेते हैं। और ये सारी चीज़ें सिर्फ इस वजह से, क्योंकि इनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ऐसी हैं, इनकी जो सेल की बायोकेमिस्ट्री है वो इस तरह से बनी हुई है, इनके लिपिड्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिंकेज है उसके अंदर, इनके राइबोसोमल आरएनए जो है वो यूकेरियोट से ज़्यादा मिलते हैं। उसके अलावा इनकी सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन के बजाय पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनी है। तो ये चीज़ें इनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती हैं, जिसकी वजह से ये ऐसी एनवायरनमेंट्स में जो है वो आराम से सर्वाइव कर पाते हैं। हाउएवर दे आल्सो एग्जिस्ट इन मोर कॉमन एनवायरनमेंट्स, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में रहते हैं। ये कोई इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये एक्सट्रीम में ही रहेंगे, और अगर नॉर्मल में आएँगे तो ये नहीं रह पाएँगे। ये नॉर्मल एनवायरनमेंट में भी रह पाते हैं, जैसे कि नॉर्मल सॉइल है, मतलब दरमियानी जो मिट्टी है, नॉर्मल सॉइल जो होती है उसमें, या फिर नॉर्मल कोई ओशन है, ना वो ठंडा, ना बहुत गर्म, ना बहुत सॉल्टी, इस तरह के ओशन नहीं है, बल्कि नॉर्मल ओशन है। तो ये उसमें भी सर्वाइव कर पाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर इनको एक्सट्रीम से निकाला जाए तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएँगे। हाँ, लेकिन इनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी डेवलप हुई हुई हैं, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में, ऐसे एनवायरनमेंट्स में जिसमें नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं रह पाते, नहीं सर्वाइव कर पाते, ये उसमें ईज़िली सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में अगर इसको रखा जाए तो ये नॉर्मल कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाएँगे। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल में ये नहीं रह पाएँगे। सम आर्चियो ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अच्छा कुछ आर्चियो जो हैं वो एनर्जी जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लेते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है, हाँ, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है। ये भी आपका केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। उनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, इसको कौन बनाता है, इसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। जैसे कि ग्लूकोज है, प्रोटीन्स है, फैट्स वगैरह हैं, जैसे प्लांट्स जो हमें फूड देते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में ही देते हैं ना, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनको बनाते हैं। तो लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वो कौन से होते हैं, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, और इनको जो है ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना, ये नॉन लिविंग सोर्सेज से आते हैं। तो हम लोग जो है, ह्यूमंस जो हैं वो, और एनिमल्स वगैरह और प्लांट्स वगैरह जो चीज़ें खाते हैं ना, वो होती हैं ऑर्गेनिक हैं। लेकिन ये जो है ना, आर्चिया बैक्टीरिया, ये अक्सर जो है फूड या एनर्जी जो है वो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से भी लेते हैं, जैसे कि सल्फर है या अमोनिया है। ये क्या करते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ब्रेक डाउन कर देते हैं, जैसे सल्फर होगा, अमोनिया होगा, उसकी ब्रेक डाउन कर देंगे, उसको तोड़ देंगे, और फिर उससे एनर्जी रिलीज हो जाएगी, और ये उस एनर्जी को क्या कर लेंगे, फौरन से अपने अंदर ले लेंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस कहते हैं इस प्रोसेस को, यानी कि केमिकल से इन्होंने क्या किया, एनर्जी को प्रोड्यूस करवा लिया। तो इसको हम कहते हैं कीमोसिंथेसिस। इसी वजह से ऐसे बैक्टीरियाज को केमिकल ईटर्स भी कहा जाता है। देयर अदर ग्रुप्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अच्छा, इनके जो दूसरे ग्रुप्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि लाइट से, फोटो क्या होता है, लाइट, और सिंथेसिस होता है प्रोड्यूस करना, जैसे कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये भी, इनके कुछ ग्रुप्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते। हमने पढ़ा है ना कि प्लांट्स जब भी फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं अपनी इन्वायरमेंट से, और ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। लेकिन जब आर्चिया बैक्टीरिया जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो ऑक्सीजन को अपनी इन्वायरमेंट में रिलीज नहीं करते। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब प्लांट्स करते हैं ना फोटोसिंथेसिस, तब वो क्या करते हैं, वो वाटर को यूज करते हैं ना, CO2 के साथ साथ वो किसको यूज करते हैं, वो वाटर को यूज करते हैं अपनी फोटोसिंथेसिस में। तो वाटर के जो असल में, इस पे भी ना एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये आप लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, कि एक साइंटिस्ट ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया था ये चेक करने के लिए कि जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसमें वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, तो वो ऑक्सीजन कहाँ, किस चीज की ऑक्सीजन है, वो वाटर की ऑक्सीजन है या वो कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में भी तो ऑक्सीजन है, CO2 है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, और वाटर में भी हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन दोनों में है। तो कुछ साइंटिस्ट ने इस पे भी एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो उनको फिर ये, उस एक्सपेरिमेंट से उनको ये पता चला था कि जो ऑक्सीजन एयर में रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के बाद, वो ऑक्सीजन जो है वो वाटर से आती है।
अब इस चीज़ से हम ये समझते हैं कि जो ये आर्चिया बैक्टीरिया है ना, जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये वाटर के बजाय किसको यूज़ करते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S को यूज़ करते हैं। अब इनके केस में तो ये वाली ऑक्सीजन है ही नहीं, और कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन तो रिलीज़ नहीं हो रही ना ऑक्सीजन की फॉर्म में। तो जब ये हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करेंगे, इस ऑक्सीजन ये है ही नहीं इनके पास, तो ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होगी बल्कि सल्फर गैस रिलीज़ होगी। तो इनकी फोटोसिंथेसिस प्लांट से इस तरह से डिफरेंट है कि जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो बजाय ऑक्सीजन रिलीज़ करने के ये क्या रिलीज़ करते हैं? ये सल्फर रिलीज़ करते हैं। ऐसी फोटोसिंथेसिस को हम एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। ये जो है ना, ये पुराने, बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने की फोटोसिंथेसिस है, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं आया था। ऑक्सीजन आने से भी पहले की ये फोटोसिंथेसिस थी, जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ होता था, और क्या ये रिलीज़ होता था? सल्फर रिलीज़ होता था। हमने यहाँ पे पढ़ा ना, ये बहुत प्रिमिटिव ऑर्गेनिज़म्स है, बहुत पुराने ऑर्गेनिज़म्स हैं। तो इनकी जो फोटोसिंथेसिस है, ये उस टाइम, उस ज़माने की है जब हमारी अर्थ पे ऑक्सीजन आई ही नहीं थी। तो देयर इज़ वन किंगडम इन डोमेन आर्किया। जो डोमेन आर्किया है, उसके अंडर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही किंगडम आता है। वो कौन-सा किंगडम है? किंगडम आर्चिया बैक्टीरिया। यानी कि ऐसा किंगडम जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो डोमेन आर्किया के बैक्टीरियाज हैं, सिर्फ वो ही आते हैं। तो उस किंगडम को हम क्या कहते हैं? किंगडम आर्चिया बैक्टीरिया। अभी हमने पीछे देखा था ना, जो किंगडम मोनेरा था, जिसमें बैक्टीरिया से यानी कि प्रोकैरियोट्स थे, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में था, और जब डोमेन आई, 3 डोमेन्स नीचे आई, तो किंगडम मोनेरा के बजाय 2 किंगडम्स लिखे हुए थे। एक किंगडम आर्चिया बैक्टीरिया वाला था, और एक किंगडम जो था वो यू बैक्टीरिया था, जो कि ट्रू बैक्टीरियाज के लिए बनाया गया है। तो जो आर्चिया बैक्टीरिया है, जो आर्चिया है डोमेन, उसके लिए सिर्फ एक किंगडम है, वो है किंगडम आर्चिया बैक्टीरिया, जिसका मतलब है एंशिएंट बैक्टीरिया। क्योंकि आर्चिया का मतलब होता है एंशिएंट, बहुत पुराने, प्रिमिटिव, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत पुराने थे, जो कि इतने पुराने थे कि उस टाइम पे ऑक्सीजन तक भी नहीं थी अर्थ पे। इतने पुराने बैक्टीरियाज हैं, क्योंकि जब ये फोटोसिंथेसिस करते थे तो सल्फर प्रोड्यूस करते थे। तो इस वजह से जो आर्चिया बैक्टीरिया है, इसका मतलब है एंशिएंट बैक्टीरिया, यानी कि बहुत पुराने बैक्टीरियाज। एग्जाम्पल्स यहाँ पे आर्किया बैक्टीरिया की दी हुई है। अच्छा, अगर आप लोग चाहें ना, तो पेपर में सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं जो मैंने हाईलाइट किया, मिथेनोजिन्स, हेलोफाइल्स, थर्मोफाइल्स एंड एसिडोफाइल्स। लेकिन अगर आप और अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो ये जो ब्रैकेट में इनकी डेफिनेशन बताई हुई है, इसको भी आप लोग कर लें। अच्छा, जो मिथेनोजिन्स होते हैं, मिथेनोजिन्स में मीथेन है। मीथेन का मतलब क्या होता है? जो मीथेन गैस होती है, CH4 जो मीथेन गैस होती है, और जिन्स का मतलब होता है प्रोड्यूसर्स, यानी कि मिथेनोजिन्स जो हैं वो ऐसे आर्किया बैक्टीरिया हैं जो कि मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन गैस। कब प्रोड्यूस करते हैं? जब उनकी मेटाबॉलिज्म होती है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? कि जब हम फूड खाते हैं, तो वो जब उसकी ब्रेकडाउन होती है और हम पूरा डाइजेस्ट करते हैं, वो जो पूरा प्रोसेस होता है, उसको क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। तो जब इनकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होती है, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हेलोफाइल्स। अच्छा, ये जो मिथेनोजिन्स होते हैं ना, ये ज़्यादातर काऊ या बैफलोज़ वगैरह के स्टमक में पाए जाते हैं, इस तरह के बैक्टीरियाज़, क्योंकि वहाँ पे मीथेन गैस बनती है। उसके बाद हेलोफाइल्स। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, और फाइल्स का मतलब होता है लविंग, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि सॉल्टी एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे एक्सट्रीम सॉल्ट हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्टी जो एनवायरनमेंट होता है, जैसे कि डेड सी है, या सॉल्ट माइन्स हैं, या बहुत सॉल्टी वाटर है, सॉल्ट पॉन्ड्स हैं, इस तरह के जो है जगहों पे ये ज़्यादातर रहते हैं। थर्मोफाइल्स, थर्मल हम कहते हैं हीट को, और फाइल्स कहते हैं इसी तरह से लविंग को, यानी कि ये हीट में रहना, हॉट स्प्रिंग्स जो गर्म पानी के चश्मे होते हैं, तो हीट वाले एरियाज में जहाँ पे ज़्यादा हीट होती है, वहाँ पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद एसिडोफाइल्स। एसिड अभी हमने पीछे पढ़ा था कि एसिड क्या होता है, यानी कि जिसकी पीएच जो है वो 7 से क्या होती है? कम होती है। पीएच 7 से कम होती है, और इसके अंदर हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा होते हैं। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट। और जो फाइल्स है, उसका मतलब क्या होता है? लविंग, यानी कि ये एसिडिक एनवायरनमेंट में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसी एनवायरनमेंट जो कि एसिडिक हो, जहाँ जिसकी पीएच जो है वो क्या हो? कम हो। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है? डोमेन बैक्टीरिया। यानी कि इसी तरह से जो प्रोकैरियोट्स थे, आर्किया और बैक्टीरिया दोनों ही प्रोकैरियोट्स हैं, और दोनों की जो है वो 2 डिफरेंट डोमेन्स बना दी गई थी, क्योंकि इन दोनों के अंदर क्या था? डिफरेंस था। तो अब हम देखते हैं कि डोमेन बैक्टीरिया में कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दिस डोमेन कंटेन्स बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। इसके अंदर बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बैक्टीरियाज हैं, जो ट्रू बैक्टीरियाज हैं, ओरिजिनल ट्रू बैक्टीरियाज हैं।
और उसके अलावा सियानोबैक्टीरिया, सियानो का मतलब क्या होता है ब्लू ग्रीन, सियानो कहते हैं ब्लू ग्रीन को। और बैक्टीरिया जो है वो हमारे पास प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। तो सियानो बैक्टीरिया जो है वो क्या है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है अपने पहले लेक्चर में कि ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म थे, जमीन पर पाए जाने वाली सबसे पहली मखलूक थी, जो कि कितने साल पुरानी थी, अगर आपको याद हो ये एमसीक्यू का एक मेन पॉइंट था। 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है सियानो बैक्टीरिया, 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है सियानोबैक्टीरिया। क्योंकि इनको ब्लू ग्रीन एल्जी भी कहा जाता है। सियानोबैक्टीरिया का जो सेकंड नेम है वो क्या है, ब्लू ग्रीन एल्जी, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये बिल्कुल एल्जी की तरह लगते हैं और ये ना अंडर वाटर रहते हैं। लेकिन असल में ये क्या है, बैक्टीरियाज हैं, ये एल्जी नहीं है, ये बैक्टीरियाज है। बट ये एल्जी की तरह नजर आते हैं, ये रिजेंबल करते हैं एल्जी से, और एल्जी की तरह ही ये पानी में रहते हैं। उसके अलावा ये जो साइनोबैक्टीरियाज होते हैं ना, ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, और फोटोसिंथेसिस में ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अभी हमने पीछे जो आर्किया बैक्टीरिया पढ़े थे वो क्या रिलीज करते थे, वो सल्फर रिलीज करते थे ना, लेकिन जो साइनोबैक्टीरिया है वो क्या रिलीज करते हैं, वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और सबसे पहले अर्थ में जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, उसमें पहली दफा ऑक्सीजन रिलीज इन्होंने ही की थी, इन्हीं की वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आना शुरू हुई थी। अब ये तो साइनो बैक्टीरिया होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पोन्ड्स में या डैम्प सॉइल जो कि गीली मिट्टी होती है वहां पे, मैंने अभी बताया ना ये पानी में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, तो ये पोन्ड्स में होते हैं, वाटर बॉडीज वगैरह में, या फिर ऐसे जो डैम्प सॉइल होती है, गीली नमी वाली मिट्टी, वहां पे ज्यादातर पाए जाते हैं। अच्छा, अब जो डोमेन बैक्टीरिया के ऑर्गेनिजम्स है वो भी क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं। ये मैंने आपको बहुत दफा बता दिया है कि प्रोकैरियोट्स को ही दो डोमेन्स में क्लासिफाई कर दिया गया था, जो कि किंगडम मोनेरा में रखे गए थे ना प्रोकैरियोट्स, उनको ही दो डोमेन्स में क्लासिफाई किया गया था, डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया, क्योंकि दोनों में डिफरेंसेस थे उनकी सेल्स की बेसिस पे, स्ट्रक्चर और बायोकेमिस्ट्री की बेसिस पे। अच्छा, अब हमारे जो यहाँ पे बैक्टीरियाज हैं, इनकी सेल वॉल किससे बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकेन से। और जो भी पीछे आर्किया बैक्टीरिया थे उनकी किससे बनी हुई थी, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन से। ये इनके ना डिफरेंसेस के सारे पॉइंट्स है जो आप लोग लिख सकते हैं कि इस देखिए यहाँ पे अगर आज हमारे पास आर्किया और बैक्टीरिया का क्या डिफरेंस है, तो आपने इसी तरह से लाइन लगानी है, यहाँ पे आपने डोमेन आर्किया लिखना है, यहाँ पे आपने डोमेन बैक्टीरिया लिखना है। एक तो डिफरेंस देख लेना कि उसमें आर्किया बैक्टीरिया होते हैं और इसके अंदर बैक्टीरिया एंड सियानो बैक्टीरिया होते हैं, ये मैं बताती जा रही हूँ, आप लिखते जाएं अपने पास। उसके अलावा प्रो दोनों हैं तो प्रोकैरियोटिक। अच्छा, अब ये जो है आर्किया बैक्टीरिया, उसकी जो सेल वॉल थी वो पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन से बनी हुई थी, और इसकी सेल वॉल किससे बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकेन से। फिर दे आर फाउंड इन ऑल इन्वायरमेंट्स, ये सब इन्वायरमेंट्स में होते हैं, लेकिन ये जो है वो ज्यादा जो पिछले दे आर्किया बैक्टीरिया वो ज्यादातर एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में पाए जाते थे। उसके बाद ये सब इन्वायरमेंट्स में होते हैं, सोइल, वाटर, एयर एंड द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, सब की सब इन्वायरमेंट्स में ये पाए जाते हैं। ये यूनिसेलुलर हैं, से ये सिंगल सेल है। प्रोकैरियोट्स तो वैसे भी होते ही यूनिसेलुलर हैं, तो अगर ये प्रोकैरियोट्स हैं तो ये क्या है, यूनिसेलुलर हैं। मैनी लिव सॉलिटरी, इनमें से ज्यादातर जो है वो सॉलिटरी, सॉलिटरी होता है तनहा रहना, अकेले रहना, ज्यादातर जो है वो तनहा रहते हैं, अकेले रहते हैं। जैसे कि ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, वो सॉलिटरी रहता है, वो अकेला रहता है। लेकिन कुछ जो है वो क्या बनाते हैं, वो चेन्स, क्लस्टर्स या कॉलोनीज बनाते हैं सेल्स की। ये जो हमारे पास लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था 5 किंगडम सिस्टम में, उसमें मैंने आपको बताया था ना कि लेवल्स में या तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं सिंगल सेल वाले, या मल्टी सेलुलर हो सकते हैं कि जिसके अंदर ज्यादा सेल्स होंगे, या फिर कॉलोनीज बना के रह सकते हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो अक्सर ऐसे होता है कि वो कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं, लेकिन काफी सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक साथ यूं जुड़ 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 के रहते हैं। जब ऊपर से उनको इस तरह से देखा जाए तो लगता है ऐसे जैसे ये मल्टी सेलुलर है, काफी ज्यादा जो है वो सेल्स इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन होते वो यूनिसेलुलर है, सब के सब जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन एक साथ यूं जुड़ जुड़ के बिल्कुल कॉलोनी बना के ये रहते हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि सब मिलकर ही एक कॉलोनी बन जाती है और एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ऐसा नहीं होता। रहते सब अलग ऑर्गेनिज्म है, रहते जुड़कर हैं, लेकिन सब अपना अपना काम अलग अलग ही करते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं सब के सब। एक दूसरे से उनका कुछ लेना देना नहीं होता, ना ही एक दूसरे की तरह वो एक ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। सबकी अपनी इंडिविजुअल पहचान होती है, सब अपना अलग रहते हैं, अलग काम करते हैं, अलग तरीके से रहते हैं, लेकिन रहते किस तरह, बिल्कुल जुड़ के कॉलोनी बना के रहते हैं। तो ये इस तरह से कॉलोनीज की फॉर्म में भी रह सकते हैं। इसकी कॉलोनीज की एग्जांपल है वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स जो है वो इस तरह से कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं।
उसके बाद मोस्ट आर हेटेरोट्रॉफिक, ज़्यादातर जो है वो हेटेरोट्रॉफिक हैं, लेकिन कुछ में क्या होता है क्लोरोफिल भी होता है और फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। अब यहाँ पे ये भी बताया जा सकता है कि जो आर्किया बैक्टीरिया थे उनकी फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में सल्फर रिलीज होता था, लेकिन इनकी फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में ऑक्सीजन ही रिलीज होता है। दिस डोमेन कंटेन्स किंगडम यू बैक्टीरिया। अब उसके किंगडम में कौन थे? आर्किया बैक्टीरिया थे। इस किंगडम में कौन आ जाता है? इसका किंगडम क्या आ जाता है? किंगडम यू बैक्टीरिया, जो कि ट्रू बैक्टीरियाज हैं। वो एंशिएंट बैक्टीरिया थे और ये ट्रू बैक्टीरियाज हैं। इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको साथ साथ ये डिफरेंस भी क्लियर करती जा रही हूँ, ये आप लोग अपने पास नोट डाउन करते जाए डिफरेंस। ये जो आप लोगों का डिफरेंस का क्वेश्चन है ना, ये आपकी एक्सरसाइज के भी शॉर्ट में भी आया हुआ है, आपकी एक्सरसाइज के लॉन्ग में भी आया हुआ है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए मैं आपको पढ़ाते हुए साथ साथ डिफरेंस बिल्कुल क्लियर करते जा रही हूँ, ताकि कंपेयर करके आपके माइंड में अभी ही फ्रेश फ्रेश ये डिफरेंस बैठ जाए और आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लें। और फिर जब मैं आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगी ना, तो मैं खुद भी आपको इसका डिफरेंस लिख के सॉल्व करवा दूंगी। सम बैक्टीरिया कॉज डिसीजेस, इनमें से कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो क्या है, वो डिजीजेस कॉज करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, जैसे कि टीबी होती है, टाइफाइड वगैरह, नमूनिया, ये सब जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। और कुछ बैक्टीरिया जो है वो बेनिफिशियल होते हैं, जो क्या होते हैं, फायदेमंद होते हैं हमारी बॉडी के लिए। अब उसमें कुछ बैक्टीरिया जो बेनिफिशियल होते हैं ना, वैसे होते हैं, कुछ हमारे इंटेस्टाइन वगैरह में रहते होते हैं, कि अगर हमें फूड के डाइजेशन में कोई ऐसा कंपाउंड है जो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो वो उसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे कि सेलुलोज, अभी हमने पढ़ा ना, प्लांट्स की सेल वॉल में क्या होता है, सेलुलोज से बनी हुई होती है ना। और फंजाई की किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। ये भी हमने जब टू किंगडम और थ्री किंगडम डिस्कस करते, तो हमने ये बात पढ़ी थी। तो जो सेलुलोज होते हैं ना, जो प्लांट्स के सेल वॉल के अंदर होते हैं, ह्यूमंस उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते इस तरह से, तो उसके डाइजेशन के लिए भी कुछ बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं और कुछ जो है वो डिजीजेस भी कॉज करते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि डिकम्पोजर बैक्टीरिया जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग में। रिसाइकल क्या होता है? हम कहते हैं ना, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, फिर से बनाना किसी चीज को, फिर से जनरेट करना, फिर से यूज करना, तो उसको क्या कहते हैं? रिसाइकलिंग। तो डिकम्पोजर बैक्टीरिया कौन से होते हैं? जो कि डिकम्पोज करते हैं जो भी गले सड़े प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं जो डेड होते हैं, और वो अपनी जो है वो अर्थ के ऊपर, जमीन के ऊपर ही पड़े हुए होते हैं, फिर जमीन में मिल जाते हैं, तो बैक्टीरिया ही होते हैं जो उनको डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करके उनको क्या कहते हैं? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं। फिर क्या होता है कि जैसे प्लांट, कोई डेड प्लांट है, डेड एनिमल है, तो उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे उसको। और फिर वो क्या होगा, उनके जो सिंपल न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि कार्बन है, जैसे कि नाइट्रोजन वगैरह जो है, उसमें वो कन्वर्ट कर देगा उनके न्यूट्रिएंट्स को। और फिर जो ये न्यूट्रिएंट्स होंगे, ये सॉइल में, इन्वायरमेंट में वापस आ जाएंगे। जो न्यू प्लांट्स हैं उसको फिर से यूज करेंगे, क्योंकि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारे न्यूट्रिएंट्स जरूरी होते हैं ना। तो फिर वो प्लांट्स वगैरह जो है वो उसको यूज करेंगे, और फिर उनके लिए उसमें क्या होगा? फायदा ही होगा, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को ग्रो करने में, उनकी ग्रोथ में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। तो इस तरह से जो डिकम्पोजर बैक्टीरिया होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में अपना रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास है डोमेन यूकैरिया, यानी कि एक ऐसी डोमेन जिसके अंदर सब के सब जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको रख दिया गया था। अब वो यूकैरियोटिक चाहे यूनिसेलुलर थे या फिर मल्टी सेलुलर थे, सब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को इसी एक डोमेन में रखा गया था। और जो प्रोकैरियोटिक थे उनके लिए दो डोमेन्स बनाई गई थी, डोमेन आर्ट्रिया और डोमेन बैक्टीरिया, लेकिन सब यूकैरियोटिक के लिए एक ही डोमेन थी, डोमेन यूकैरिया। द डोमेन इंक्लूड्स, इस डोमेन के अंदर सारे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा गया था। यूकैरियोट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स है? अभी हमने बहुत दफा डिस्कस कर लिया कि यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स थे जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रॉपर न्यूक्लियस जिनके अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। दे हैव कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल्स, इनका जो यूकैरियोटिक सेल है वो क्या होता है? वो कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? यानी कि एक ऐसा सेल जिसके अंदर काफी सारी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। उसके बाद जो काफी सारी और ऑर्गेनल्स होती है, राइबोसोम होता है, गोल्जी ऑपरेटस, लाइसोसोम्स, अभी आप लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सेल्स वाला हम, तो उसमें हम सारे के सारे ऑर्गेनल्स को डिस्कस करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि इनके सेल के अंदर काफी सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, एक प्रॉपर ये एक सेल बना हुआ होता है, और इनके अंदर न्यूक्लियस भी होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस भी प्रेजेंट होती है। जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट नहीं होती। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस का मतलब क्या होता है? कि ऐसी ऑर्गेनेलिस, ऑर्गेनेलिस क्या होता है पहले तो ये बताए ना, ऑर्गेनेलिस क्या होता है? ऑर्गेनेलिस क्या होता है? ये जो सेल होता है ना हमारे पास, सेल के अंदर जो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जैसे कि लाइसोसोम्स हैं, राइबोसोम्स हैं, गोल्जी ऑपरेटस हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है,
अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है बहुत मजे का, तो उसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो उनको हम कहते हैं ऑर्गेनेलिज, जो सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो ये है ना यूकेरियोट्स, इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंडेड का मतलब क्या है, जिनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन की एक कवरिंग होती है। जैसे कि अभी हमने सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल पढ़ा ना, वो क्या है, वो मेम्ब्रेन ही तो है, कवरिंग ही तो है। तो इनके बाहर जो है वो मेम्ब्रेन से पूरी जो है वो कवरिंग हुई हुई होती है। ये कौन सी ऑर्गेनेलिज है, इनमें न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है, वैक्यूल्स हैं, क्लोरोप्लास्ट है, लाइसोसोम्स है, गोल्जी अपरेटस है। ये सब के सब मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज है। तो ये यूकैरिया के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसके अंदर कौन कौन सी डोमेन है, जो आर्चिया थी उसके अंदर सिर्फ डोमेन आर्चिया बैक्टीरिया थी, जो बैक्टीरिया था उसके अंदर सिर्फ डोमेन यूकैरिया थी, लेकिन जो डोमेन यू बैक्टीरिया थी। और जो ये यूकैरिया है ना, इसके अंदर चारों डोमेन्स आ जाएंगी जो यूकैरियोट्स की हैं। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा क्या है, जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। फिर फंजाई है, फिर प्लांटी है, फिर एनिमेलिया, ये क्या है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं। तो इसके अंदर ये सारे जो यूकैरियोट्स हैं वो इस एक डोमेन के अंदर, डोमेन यूकैरिया में क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपको तीनों डोमेन्स के ना छोटे से पॉइंट बताए हुए हैं, इसको देख लें। बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया जो है वो स्मॉलर होते हैं यूकेरिया सेल्स से, और इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ये बात अपने बोथ ऑफ डिस्कस कर ली। आर्किया क्या होते हैं, इनके डिस्टिंक्टिव केमिस्ट्री होती है। डिस्टिंक्टिव क्या होता है, डिस्टिंग्विश, यानी डिफरेंट चीज जो दूसरों से क्या होती है, अलग होती है, वाजिया हो रही होती है। तो इनके अंदर हमने ये भी मैंने आपको शुरू में बताया था कि आर्किया को बैक्टीरिया से क्यों अलग डोमेन में रखा गया है। तो ये भी प्रोकैरियोट्स, लेकिन इनकी बायोकेमिस्ट्री और इनके सेल का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, डिस्टिंक्टिव है। तो इसलिए इनको डिफरेंट डोमेन में रखा गया। और ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में सर्वाइव करते हैं, यानी कि ऐसी इन्वायरमेंट जो कि बहुत एक्सट्रीम होते हैं, या तो बहुत ज्यादा सोल्टी होंगी, या फिर बहुत ज्यादा एसिडिक होंगी, या बहुत ज्यादा हॉट इन्वायरमेंट्स होंगी। और जो यूकैरिया है, यूकैरिया सेल्स जो है वो लार्जर होती हैं, और इनका जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जो भी हमने डिस्कस कर लिया कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का क्या मतलब है। तो जो यूकैरिया के सेल्स है ये बहुत बड़े लार्ज सेल्स होते हैं, और इनका स्ट्रक्चर भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो आई होप आप सबको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर किसी को कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।